बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं हूं ज़हरा रज़ा और हम दोनों आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे और प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं। ज़हरा, आप कैसी हैं? नाज़रीन तो बिल्कुल ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हीम, आप कैसे हैं और आपका वीकेंड कैसा गुजरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वीकेंड बहुत बिजी गुजरा। अच्छा। क्योंकि इस दफ़ा मैं इतना फ्री था, इतनी फुर्सत थी ना मेरे पास कि मेरे पास वक्त ही नहीं था, तो इसलिए बहुत बिजी गुजरा। अपना बताइए, आप क्या किया आपने? कभी कभार ऐसा भी होता है जब ना? कुछ करने को नहीं होता तो आप वैसे ही बिजी होते हैं। आपके पास एक पल की फुर्सत नहीं होती जब आपके पास कुछ नहीं होता कभी कभी। बिल्कुल। खैर, मगर मैंने कोशिश की कि मैं जो अपने आप को मैक्सिमम जो है इस वीकेंड को यूज़ कर सकूं, मैंने किया। अच्छा, जब कुछ नहीं होता अपने पास करने को तो सबसे ज़्यादा आपको नींद पूरी करनी चाहिए अपनी, मेरे ख्याल से। यस। नहीं, खैर नींद में बहुत ज़्यादा पूरी नहीं कर सका। मैंने क्रिकेट खेली, मैंने दोस्तों को टाइम दिया, मैंने फैमिली को टाइम दिया और जितने काम पेंडिंग थे वो सारे किए। बस अच्छा है। हाँ। ओके, आते हैं प्रोग्राम की तरफ। हम लोग प्रोग्राम में आपको अभी तकरीबन कुछ दिन हो गए हैं हमें ज्वाइन किए हुए। कैसा आपको रिस्पांस आ रहा है? क्या कह रहे हैं लोग आपको कि कैसी लग रही हैं आप और हमारा प्रोग्राम कैसा है? फ़हीम, कुछ मेरे बारे में क्या कहा है लोगों ने? आपके बारे में तो बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी आपका जो अंदाज़े बयान है और सारी चीज़ें, ऑब्वियसली यू आर वेरी सीनियर और आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, कोई 2-4 महीने का फर्क है हमारा। कहाँ से सीनियर ज़रा? नहीं, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। कुछ लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स हैं, कुछ के नेगेटिव इन द सेंस के इम्प्रूव करने की नीड है। तो आपको अच्छी चीज़ वही होती है जो आपको क्रिटिसाइज़ भी करें ताकि आप उससे लर्न करें और फिर अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। हाँ, सही कह रही हैं। और वैसे भी कोई भी इतना मुकम्मल तो नहीं होता है। यहाँ पे मुझे 7 साल हो गए इस प्रोग्राम को करते हुए। तो मुझे याद है कि जब शुरू में मैं आया था तो मेरी क्या हालत हुआ करती थी और आहिस्ता आहिस्ता इस टीम की सपोर्ट की वजह से और नाजरीन की मतलब सपोर्ट की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनासिब अंदाज से हो जाता है प्रोग्राम, वक्त निकल जाता है। तो आप बहुत अच्छी हैं और बड़ा एक हमारे प्रोग्राम में एक बेहतर चेंज है। अल्लाह करे कि ये मुस्तकबिल में सब कुछ अच्छा रहे हम सबके लिए। ओके, तो दोस्तों आपको बताते चलें कि हमने गुज़श्ता मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम जो हैं वो पोलियो के हवाले से किए हैं, पोलियो मुहिम के हवाले से। और उस पोलियो के बारे में बात करने की वजह सिर्फ ये है कि हमारा मतलब बहसियत कौम हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। हमारे ऊपर एक टैग लगा हुआ है जिसको हमने हटाना है किसी भी सूरत। और इसके बारे में ये बात तय है कि हर शोबे के लोगों को इसमें अपना एक किरदार अदा करना है। तो बहसियत मीडिया हम भी अपना इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हम पिछले वीक से पोलियो पे डिस्कशन कर रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि जो पाकिस्तान पे एक टैग लगा हुआ है उसको हमें ख़त्म करना है, पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है। और आज हम लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ हैं, हमने उनको ख़त्म करना है और यही हमारा मकसद है। अगर वो गलत फहमी ख़त्म हो जाएगी तो हम पोलियो से समझें जीत जाएंगे। हमारे बच्चे, हमारे मुल्क के बच्चे इस वायरस की वजह से अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो मुश्किल में नहीं गुजारेंगे। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से हम जैसे ही वापस आएंगे हम इस हवाले से आपकी एक मुलाकात करवाएंगे बहुत ही अहम मेहमान से जिन्होंने इस वायरस को अपनी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। वो बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबल हैं उनके लिए एक राह मशल से कम नहीं है। हम आज आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। और ज़रा अभी वक्त हो चुका है कि हम अपने दोस्तों से तारुफ करवाएं हमारे आज के मेहमान का। हमारे जो आज के मेहमान हैं ये बहुत ही अहम शख्सियत है। इन्होंने
पोलियो के हवाले से, मतलब आज इनसे मुलाकात बड़ी ज़रूरी है। पोलियो का शिकार हुई है और इन्होंने पोलियो को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। इन्होंने कहा कि मैं ख़ुद तो इस पोलियो से लड़ूंगी ही, मगर जितने और लोग हैं वो पोलियो से हों या किसी भी शख्सियत मौजूद हैं जो एक सोशल वर्कर हैं और बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन है। हमारे साथ हैं मोहतरमा सलमा बहादुर साहिबा, आप एक इदारा भी चलाती हैं उम्मीदगाह के नाम से। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ, खुश हूँ। माशाल्लाह आप बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। हाँ, मेरी तरफ से भी यही। जो प्यारे लोग साथ होते हैं ना तो प्यारे लगना पड़ता है। जी माशाल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह इतने बच्चों को, मतलब आपके एक ऐसा इदारा है स्कूल की तरह जहाँ पे ये सारे बच्चे जो हैं सीपी चाइल्ड भी और डिसेबल बच्चे भी और मुख्तलिफ जो पर्सन डिसेबिलिटी, हाँ, तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले, तो उनके साथ आप मतलब उन पे काम कर रही हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस और बहुत कुछ जो है उन्हें मिल रहा है इस इदारे की वजह से। तो इतनी कामयाब खातून बनने का ख्याल आपको कब से आया, वैसे कब आया और कैसे आप इस रास्ते पे आई? चलिए, मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा बैक पे। जी हाँ, बिल्कुल पास। जी, मैं 3 साल की थी जब मुझे पोलियो हुआ और 3 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मगर ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये पोलियो जो है जब किसी लाइफ को मुतासिर करता है तो मैं ये समझती हूँ कि उसकी पूरी लाइफ और उसकी फैमिली जो है इसमें काफ़ी सफ़र करते हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं कि वो समझते हैं कि अभी हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, हमें अभी कुछ हम और नहीं कर सकते। और मेरे अंदर ये जज्बा 1993 से मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए एक इदारे में गई। मुझे जब फर्स्ट टाइम मैं अपने ब्रेस के साथ, ब्रेस एक एक्चुअली डिप्रेशन है जो पोलियो अफेक्टेड लोग जो हैं उनको एक सहारा मिल जाता है, उससे वो बेहतर तरीके से वॉक करने में आसानी हो जाती है। तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का बड़ा खुशी का दिन था कि मैं दूसरे लोगों की तरह एक मतलब सही पोस्चर में चल सकती हूँ। अच्छा। और मैं मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। बहुत खुश थी आप? बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह नॉर्मली वॉक कर सकती हूँ या दूसरे कामों में हिस्सा ले सकती हूँ। उस टाइम पे मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी रहा कि मेरे जो भाई के बच्चे हैं वो काफ़ी छोटे थे और जब मैं उसे अपने नीस को गोद में लेके खड़ी हुई ब्रेस के साथ, तो देन आई फील कि आई एम ऑल्सो लाइक अदर पर्सन नाउ। सो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मगर मैं ये समझती हूँ कि आज जो हम पोलियो के इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए बैठे हैं तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे होगा कि मैं लोगों को बताऊं कि पोलियो एक बेसिकली हम लोग समझते हैं कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है, मगर ये बहुत बड़ा इशू है। जब लाइफ मुतासिर होती है तो वो उसके साथ साथ उसकी फैमिली, उसके और जो पर्सन खुद मुतासिर होता है उसकी पूरी लाइफ जो है वो सफ़र करती है, बदल जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा सलमा साहिबा। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या जो मुश्किलात थी उसका सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने स्ट्रगल की, क्योंकि इस वक्त आप बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी हैं, वो लोग जो इससे मुतासिर हैं कि वो दुनिया में आगे कुछ कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह आप NGO रन कर रही हैं और सिर्फ पोलियो अफेक्टेड बच्चे नहीं बल्कि जो दूसरे जिनको डिसेबिलिटी है आप उनको भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं और एजुकेशन फराहम कर रही हैं। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो लाइफ में बहुत सारी है। सबसे पहली जो मुश्किलात थी वो यही थी कि मैं बहुत चाहती थी कि मैं मतलब स्टडी में आगे निकलूँ, मुझे पढ़ना है। और जब पोलियो की वजह से मैं नॉर्मली बच्चों के साथ, जैसे दूसरे बच्चे हैं वो कॉलेज जा रहे हैं और अपनी तालीम को जारी रख रहे हैं, मैं इस तरह से नहीं कर पाई। और दैट टाइम बहुत हेल्पलेस लगता है ना, और जो जितना हम नॉर्मली सफ़र कर रहे होते हैं उससे डबल होता है एक स्पेशल पर्सन के लिए कि अपनी लाइफ को कैसे लेके आगे बढ़े। और जब वो एक सक्सेसफुल होता है तो समझे कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो मैंने किसी भी अपनी लाइफ के किसी भी स्टेप पे ये नहीं सोचा कि मैं दूसरों से कम हूँ, बल्कि मैंने उससे डबल मेहनत की कि मुझे जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकूँ।
और आई विश कि अगर आज मैं पोलियो के साथ एक इदारा रन कर रही हूँ और बहुत सारी सलमा ऐसी आए इस लाइफ में कि वो भी इस तरह से दूसरों के लिए मददगार साबित हों। और बिल्कुल आप एक मिसाल हैं दूसरों के लिए, नो डाउट। एक छोटा सा वक्फा जो है ना वो इधर उधर फिर रहा है, तो ज़रा फटाफट वक्फे से ज़रा मिल के आते हैं। तो दोस्तों एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में मैं हूँ फ़हीम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं को होस्ट हमारी ज़हरा रज़ा, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सलमा बहादुर साहिबा। आप एक सोशल वर्कर हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मतलब किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन है आप, और वो उनकी मदद कर रही हैं किसी न किसी तरीके से कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अच्छा सलमा जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आपको पोलियो हुआ और उसके बाद से आपके जो चैलेंजेस हैं वो 2 गुना हो गए जी। ठीक है, आपने हर शोबे में दुगनी मेहनत की अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। ठीक है, आपकी अपनी लाइफ के लिए जो चैलेंजेस थे वो, मगर आपके जहन में ये कब ख्याल आया कि आपको एक ऐसा इदारा खोलना चाहिए जिसमें बहुत सारे दूसरे बच्चे जो हैं उनकी भी हेल्प हो सके और उन्हें भी एक सही ट्रैक मिल सके? तो ये ख्याल कैसे आया, ये क्या सफ़र था आपका, उस बारे में बताइए। और इस वक्त किस कैपेसिटी में आप काम कर रही हैं वो भी प्लीज़ बताइए। जब मुझे अपनी ट्रीटमेंट के लिए मैंने स्टार्ट लिया, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने जब मुझे फ़र्स्ट टाइम ब्रेस मिला तो हम बहुत खुश थे, तो वही वक्त था एक मेरी लाइफ में टर्न होने का कि मुझे टर्निंग पॉइंट था कि जिस तरह से मैं फेस कर रही हूँ और जो लोग खुद अपनी ज़ात पे इन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं ना, वो उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो वही टाइम था कि मैंने सोचा कि मुझे ना ऐसे ही लोगों के लिए काम करना है, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी कम्युनिटी के लिए कि जिनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं डबल हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और ये लाइफ के हर स्टेप में उनके लिए ज़ाहिर। अभी देखिए, जब स्पेशल पर्सन में बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे सीपी बच्चे हैं, मैंने ख़ास फोकस सीपी पे भी किया है ना, सेरेब्रल पॉल्जी पे, तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और आम बंदा उन्हें नहीं समझ सकता। पेरेंट्स उन्हें ज़ाहिर बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। और पोलियो के हवाले से ये है कि जब मुझे पोलियो हुआ था तो मेरे पास उस टाइम पे 20-25 साल पहले एक बच्ची, उस टाइम पे उसकी 1 साल एज थी, तो उसे वो पोलियो केस थी। फिर मैंने उससे जितना टाइम अभी तक वो मेरे साथ है, तो उसकी रिहेबिलिटेशन में मैंने बहुत हेल्प किया ना। अच्छा। जैसे उसके मुख्तलिफ ऑपरेट हुए और वो आज अपने पैरों पे खड़ी है, और रिसेंटली इस 90 को सितंबर में ना उसकी शादी हुई है माशाल्लाह। और उसकी शादी में भी ऐसा है कि जो उसका लाइफ पार्टनर है वो भी पोलियो अफेक्टेड है। अच्छा। और जब मुझे पता चला कि जहाँ पे उसकी एंगेजमेंट हो रही है वो बच्चा भी जो है उसका ये इशू है और उसे चलने में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने उसकी भी ट्रीटमेंट करवाई और इंडस हॉस्पिटल से उसका ऑपरेट हुआ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो एक लाइफ को हम जब बचाते हैं तो हमारा मतलब मज़हब भी ये कहता है कि हम पूरी इंसानियत की हेल्प कर रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब हम इस तरह से लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं तो काम जो है ना अल्लाह ताला बढ़ा देता है ना। अभी देखें, जब मैंने स्टार्ट लिया मेरा कोई इतना बड़ा ख्याल नहीं था, आज मेरे पास 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है जो उम्मीदगाह में रिहेबिलिटेट हो रहे हैं। उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी है, फिर हम डेफ बच्चों पे भी काम कर रहे हैं, हम लोग डाउन सिंड्रोम पे काम कर रहे हैं, सीपी पे काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट जितनी भी टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं आप उन सारे बच्चों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मगर ये है कि हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर पोलियो हो गया तो उससे कभी भी ये ना समझे कि हमारी लाइफ अभी ख़त्म हो गई है ना जी। हम लोग नॉर्मल है, मतलब जो पोलियो केसेस हैं उसमें फिज़िकली हर तरह से मेंटली जो पर्सन है वो नॉर्मल होगा, क्योंकि अगर उसे चलने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसे हेल्प की ज़रूरत होगी, जो हेल्प करें तो वो भी नॉर्मल की तरफ आ सकते। ठीक है। और सलमा साहिबा, जैसे कि आप अभी जो है पाकिस्तान भर में पोलियो मुहिम जारी है, और आप क्या कहना चाहेंगी वो वालिदैन जो हमें देख रहे हैं, वो बच्चे जो कि पोलियो अफेक्टेड हैं उनके बारे में, और वो लोग जो कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मेरी बड़ी
रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है पेरेंट्स से कि वो ऐसा नहीं करें, क्योंकि जैसे लोगों के एक गलत कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं पोलियो ड्रॉप्स पिला रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, वो क्या हुकूमत कर रही है, इनकी पता नहीं वो कुछ फैमिली प्लानिंग के इनके इशू हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अपने बच्चों की लाइफ से प्यार करें, हम सबको इससे प्यार करना, और मेरे ख्याल में जितने भी अवेयरनेस है, जैसे आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम सबको अपने अपने क्राइटेरिया में रह के इन्हें हेल्प करना चाहिए कि पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो हमारी जनरेशन की लाइफ बचाने के लिए, क्योंकि पोलियो अगर एक दफ़ा हो जाता है तो पूरी दुनिया में अभी तक इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसे सिर्फ रिहेबिलिटेट फिर किया जा सकता है। तो हमें बचाना है अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को, हमारे मतलब ये हमारी नस्ल है, तो इसके लिए ये है कि पोलियो ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं। क्योंकि अगर आज मैं आपके सामने हूँ कि मैं इस्टेब्लिश हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए काम कर रही हूँ, तो हमें उन्हें भी देखना है जो अपने घर में पड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं मतलब हेल्प नहीं है उनके लिए कोई भी, वो अपनी लाइफ से डिसार्ट हैं कि हमें पोलियो हो गया, अभी हमें कुछ नहीं करना। तो ज़रूर है कि आप लोग पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएं। सही। अच्छा सलमा जी, ऐसे पेशेंट, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जी, तो जो इसका मतलब है कि जो पोलियो से मुतासर लोग हैं उनकी तादाद भी पाकिस्तान में अच्छी खासी है, ठीक है, जितने भी डिसेबिलिटी के साथ लोग अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं यहाँ पे, पोलियो एग्जिस्ट करता है। उन पोलियो से मुतासर लोगों के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उनको क्या सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो क्या होता है सोसाइटी की जानिब से, ताकि हम सब इस वक्त जो हमें देख रहे हैं उनको भी एक पैगाम जा सके कि हमें अगर किसी डिसेबल शख्स के साथ अगर इंटरेक्शन हमारा होता है, या हमारी फैमिली में है, दोस्तों में है, क्लासरूम में है, ऑफिस में है, रिश्तेदारों में है, कहीं भी है, तो उनके साथ हमारा कैसा रवैया होना चाहिए, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक महसूस कर सकता है पोलियो इफेक्टेड या कोई भी डिसेबिलिटी वाला जो है एक ऐसा सबसे पहले तो ये कि हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी फैमिलीज़ हैं, उन्हें तरस नहीं खाना चाहिए ऐसे लोगों पे ना, क्योंकि ये जो है ना हमारा जो मतलब जितने भी पोलियो के लोग हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और कम कर देता है कि हम नॉर्मल की तरह जीना चाहते हैं, नॉर्मल की तरह जी रहे हैं, बल्कि प्रूव कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग ऐसे हैं ना वो दूसरों से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उन्हें आप बताएं कि हम आपके साथ हैं, हमदर्दी नहीं करें, हमदर्दी जो है वो और बीमार कर हमदर्दी मतलब क्योंकि हमें तो जैसे किसी पे तरस खाना ना, जैसे क्या मतलब किस तरह खाना खाएं, आप इनकरेज करें, आप मोटिवेट करें, इस तरह से आप कर सकते हैं उनका कॉन्फिडेंस। से मिसाल ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि उनको किसी भी काम के लिए, मैं आ रही हूँ ना, आप मुझे बढ़ के हाथ दे रहे हैं, हो सकता है आपके दिल में तो सिर्फ ये है कि सलमा के लिए इजी हो जाए वॉक करके मैं तो, मगर इस तरह से नहीं, आप देखें कि वो जो चीज़ें कर सकते हैं वो खुद करें, हमें उन्हें मोटिवेट करना है ना, क्योंकि बहुत सारे हैं जैसे वो ज़मीन पे चल रहे हैं ना पोलियो पेशेंट, उनकी अगर दोनों ही लेग्स अफेक्टेड हैं तो उन्हें हमें देखना है कि कितना वो कर सकते हैं ना, उसी को हमें उन्हें इनकरेज करना है कि वेल डन, गुड, जैसे आज भी है कि आप लोग कर रहे हैं, तो हमें उन्हें डिस्करेज अप्रिशिएट करना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है क्या ना कि। अच्छा, फिर जब किसी भी कोई भी स्पेशल अगर कोई पर्सन है तो उससे अवाम पता है, ज़रा सवाल भी हम लोग ये करते हैं, अगर कोई ब्लाइंड है तो सबसे पहला सवाल, आपकी आंखें वापस नहीं आ सकती। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, ये कब हुआ आपका, मतलब आपकी टांग पे कब से मसला है? तो हर शख्स आपसे इसी किस्म का सवाल करता है पहली मुलाकात में, ये कैसा गुजरता है? अच्छा सलमा साहिबा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि फ़हीम ने बोला कि हम किसी से मिलते हैं और अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, आप सही नहीं हो सकते, माशरा उस चीज़ के साथ उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको कभी ज़िंदगी के जो ये सफ़र है जिसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस भी रहे होंगे, कभी मायूसी का सामना करना पड़ा, कभी मायूसी हुई आपको? मैं मायूसी को एक छोटी सी हंसी में टालती हूँ और यही शायद आगे बढ़ने के लिए एक मेरे ख्याल में एक स्ट्रेंथ है जी, कि अगर आपसे कोई कहता है ना, अभी मोस्टली ना मुझे लोग कहते हैं कि आप पोलियो की वजह से आपने शादी क्यों नहीं की, आप तो माशाल्लाह नॉर्मल है। अभी सिर्फ वजह ये नहीं है कि मैंने पोलियो की वजह से, मेरा एक मिशन था, मुझे बहुत सारे बच्चों को हेल्प करना है, मैं फैमिली बनाती तो शायद इतना टाइम नहीं दे पाती। तो इस तरह के जो है ना क्वेश्चन, वो भी कभी कभी थोड़ा सा हर्ट करते हैं कि देखिए हम लोग जो
चीज़ें लेके चल रहे हैं, हमारी भी एक वो नॉर्मल इंसान की तरह सोच है। हम चाहते हैं कि हम अपने काम जो हैं उसी तरह से करें जैसे दूसरे कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल की, बहुत सारे मतलब मैंने पहले घर पे सिलाई का काम करती थी ना, अच्छा, स्टिचिंग क्लॉथ ये सब, मगर जब मैंने बच्चों को सिखाया आपने अपने दायरे जी में? जी, अभी मेरी एक डेफ बच्ची है स्कूल की ना, स्टूडेंट, उसने स्टिचिंग का काम सीखा क्योंकि वो स्टडी में इतनी नहीं आगे जा सकी। फिर वो स्पेशल ओलंपिक्स में गई, तो हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग, वेकेशनल ट्रेनिंग, ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सके ना। तो ये है कि हमें कैसे होते हैं ये आपके दायरे के बच्चे कैसे हैं? जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है ना, उनका मेंटल लेवल जो है काफ़ी कम होता है, और उससे उनकी आईक्यू लेवल के उससे होता है। मगर ज़ाहिर जो बच्चे, जिन बच्चों का आईक्यू लेवल बेस्ट है वो आगे स्टडी में जाते हैं। हमारे इदारे में बच्चे ज़्यादा ऐसे हैं जो सीपी बच्चे हैं, जिनकी स्टडी में इतना हम वो फोकस नहीं कर सकते। मगर ये है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चों की नॉर्मल लाइफ गुजारने में उन्हें हेल्प हो सकती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा अगर बैठ नहीं सकता तो हमें उन्हें पहले उन्हें ट्रेन करना है कि वो ठीक से बैठ सके, वो खाना खा सके, कि नॉर्मल लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। जी। तो अच्छा सलमा साहिबा, ऐसे बच्चे जैसे कि जो डिसेबल होते हैं, उनको फिज़िकली प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन वो उन डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि हम दूसरों की तरह नहीं हैं, ऐसी सोच आती है, तो उनकी काउंसलिंग किस तरह से करती हैं आप? किस तरह से उनको इनकरेज करते हैं? हमारे इदारे में और मेरी ज़ात जो है वो भी हम लोग हाँ जी जी जी, तो हम लोग यही करते हैं कि बच्चों को ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जैसे जिनमें मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप लेके दूसरों से कम अपने आप को फील ना करें, बल्कि आगे बढ़ना है। सलमा जी, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, और हमने आज एक अलग ज़ाविये से जो है आज पोलियो के हवाले से बात की अपनी मेहमान से। अगर किसी को हमारी कोई बात बुरी लगी हो या कोई अंदाज़, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और ओवरऑल इस प्रोग्राम के इस हिस्से के अख्ताम पे मैं सिर्फ आप दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी को ये कहते हैं ना कि ये स्पेशल पर्सन है, तो ये बात याद रखिए कि वो हमसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी चाह रहा होता है, स्पेशल बिहेवियर भी चाह रहा होता है। तो हमें उसका वो वाकई ख़ास हैं, तो हमारा ख़ास रवैया भी उनके लिए होना चाहिए। और जैसा कि मैम ने कहा कि उन पर बिल्कुल तरस खाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और अब बात करेंगे शहर कायद की, कराची की, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो शहर रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है और जिसका कंट्रीब्यूशन इकॉनमी में सबसे ज़्यादा है, जो मुल्क को 70% से ज़ायद मुनाफा देता है। लेकिन उसके बावजूद अगर उसकी आवाम की बात की जाए तो उसकी आवाम मुसलसल मुश्किलात का सामना कर रही है, और ये मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। कभी पानी का मसला खड़ा हो जाता है, तो कभी कचरे का मसला, कभी नालों की सफाई का मसला, तो कभी बिजली और गैस का मसला। एक तवील लिस्ट है कराची के मसाइल की। आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। हमें गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, मैं चाहूँगी उनका भी तारुफ करा दें। फ़हीम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहिबा, जो कि एक यंग एक्टिविस्ट हैं, और वो कराची के मसाइल के हवाले से और मुख्तलिफ पहलुओं पे जो है वो अपना एक बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं सोसाइटी में। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उम्मीद है आप लोग भी सही होंगे। जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उफ़क़, आज हमने इस टॉपिक पे बात इसलिए करना चाहा कि हमारे यहाँ अक्सर जब कोई एक आध इशू होता है उसके ऊपर पूरा मीडिया और सारे लोग जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे भी शोर कर रहे होते हैं कि लोड शेडिंग बहुत हो रही है, लोड शेडिंग बहुत हो रही है। तो वो कुछ दिन बाद कोई नया मसला आता है तो हम उसको भूल जाते हैं। और कभी निकासी के निज़ाम के हवाले से बारिशें सर पे होती हैं तो हमें टेंशन हो जाती है कि नाले साफ़ होने चाहिए, उसके अलावा फिर हम पूरा साल गायब हो जाते हैं। ये मसाइल जो है वो नौकरियों के हवाले से मसाइल हैं, वो मरदमशुमारी के जो आदादोशुमार हैं उस हवाले से मसाइल सामने आते हैं, तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा हर मसाइल हैं। शोबे में हमें जो है वो इश्यूज देखने को मिलते हैं, और फिर हम एक लम्हे के लिए फिर स्टेप बैक कर लेते हैं जैसे ही वो दिन कुछ गुजरते हैं परेशानी वाले। मगर मसाइल तो उधर के उधर ही हैं। वो दोबारा फिर ये जब
साइकिल घूमता है और फिर वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर हमें नज़र आता है हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। कचरे के मसाइल हैं, नौकरियों के हैं, सेहत के हैं, तालीम के हैं, रॉबरीज़ के हैं, ट्रैफिक के हैं, हादसात के हैं और पता नहीं ना जाने क्या क्या, रिश्वत के हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या कराची के साथ ख़ास तौर पे जानबूझ के इस तरह का कोई सलूक रखा जा रहा है या वैसे बहुत बड़ा है आबादी के हिसाब से और इसको डील करना थोड़ा मुश्किल है? देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये है कि बदकिस्मती से मुझे खुशी तो नहीं हो रही है कहते हुए, लेकिन कराची हमेशा से लावारिस रहा है और अभी भी लावारिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन है ही नहीं। यहाँ पे कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। अब आप देखें, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ। एम्प्रेस मार्केट है हमारी, वो आती KMC के अंडर है। उधर जो कचरा है वो कराची वेस्ट मैनेजमेंट के साथ है। अच्छा, वहाँ पे जो पानी आ रहा है वो KWSP का है और वहाँ पे जो पानी जहाँ से लाइन आ रही है वो CBC से आ रही है। इतने छोटे से इलाके में जो है 4 एजेंसियाँ, डिपार्टमेंट ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनकी कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं रही। जब इतने से एक एरिया को पकड़ के उसकी हालत ख़राब है तो पूरे कराची का यही हाल है। अब आप क्लिफ्टन की एग्जांपल लें, वहाँ पे 6 महीने कोई बंदा नहीं था लॉकडाउन में, लेकिन अभी CVU की पार्किंग तोड़ के रखी हुई है। क्यों? कचरा नहीं उठा रहे, लेकिन पार्किंग जो बनी हुई थी उसको तोड़ दिया। ये ड्रामेबाजियाँ जो कराची के साथ होती हुई आई हैं, यहाँ पे कितने महकमे हैं, KMC, DMC और वाटर बोर्ड, बेतहाशा पार्किंग के जो फजूल ठेके दिए हुए हैं हर दूसरे शख्स को, और मतलब जो एक टिकटिंग होनी चाहिए इनके जो पार्किंग फीस, उससे अलावा जो है इजाफी चार्ज किए जा रहे हैं। पता नहीं कौन कौन लोग सिविल में जो है ना घूम के आप कहते हैं लाइन पैसे देते हैं। आपका कहने का मतलब है कि नाकस मनसूबा बंदी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है कराची का। कोऑर्डिनेशन का फुकदान। अच्छा, तो ये किसने बेहतर करना है? देखें, बेहतर ऐसे होगा कि एक मरबूत सिस्टम बनाया जाए जिसके मातहत जो हैं सूबाई, हमारी हुकूमत के महकमे भी सूबाई उसके मातहत हों, और फेडरल टेरिटरी, रेलवे, कैंट, KMC, एवरीथिंग उसके मातहत हो। वो एक वन विंडो ऑपरेशन हो ताकि एक पेज पे आके कराची के मसाइल हल हो। अभी क्या होता है, पुलिस वालों की तरह, सॉरी टू से, लेकिन पुलिस वालों की तरह, थानेदारों की तरह ये कह दिया जाता है कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं, ये हमारा इलाका नहीं आता। जिस तरह से आपने अभी मिसाल भी दी कि कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई सर्वेलेंस है उस चीज़ की। शहरी यहाँ पे कराची भी लावारिस होकर रह गया और शहरी सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ। जी सर, उफ़क़ साहिबा, आपने ओनरशिप की बात की। कोई इसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट का कहना है कि हम सिंध गवर्नमेंट के साथ हैं जो कराची के मसाइल हल करने में। हमने देखा वज़ीर आज़म ने 1100 अरब रुपए का पैकेज भी, उसका भी ऐलान किया। लेकिन हम शुरू से देखते आए हुए हैं कि कराची हमेशा सियासत की नज़र होता रहा है। सिंध गवर्नमेंट जो है कहती है फेडरल गवर्नमेंट हमें साथ नहीं देती, MQM पे इल्ज़ामात लगा देती है। यूँ कई दहाइयों तक MQM भी कराची पे जो है हुकूमत करती रही है। MQM कहती है हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। तो एक दूसरे को बयानबाजियाँ और ब्लेम करना, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक से तो सूबाई हुकूमत पैसे लेती ही नहीं है या ले नहीं सकती जी। उसके बाद ये है कि अब तक जो हमारी जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उसने अब तक 12 साल में 10,000 अरब का अप्रूव करवा चुकी है वो फ़ंड्स जो हैं या जो भी उसके पैसे हैं, लेकिन वो अब तक कहीं लगते हुए नज़र नहीं आ रहे। पहला उसका मसला ये है कि यहाँ पे स्टेक नहीं है सूबाई हुकूमत का। पीपल्स पार्टी की सिर्फ, वेरी सॉरी टू से, यहाँ पे सिर्फ 2 सीटें होती हैं कराची में, बाकी उनका इंटीरियर सिंध में है। कराची पे फिर ध्यान क्यों जाएगा? कराची प्रायोरिटी पे नहीं है। अच्छा, बात हो गई वफाकी हुकूमत की, तो वफाक से सूबाई का पैसा लेना ज़्यादा बनता नहीं है। अभी जो आपने 1100 अरब रुपए की बात की, जिक्र किया, कमेटी बनाई गई, 3 वफाकी वज़ीर, 3 सूबाई वज़ीर। अब उसमें देखते हैं कि एग्जीक्यूट कब होगा, कैसे होगा, उम्मीद है। लेकिन अभी हमारे आगे लोकल गवर्नमेंट का भी जो बड़ा मसला है उसका ताल्लुक लगता है जाके सेंसस से। तो ये जितने मसाइल हैं कराची में, मैंने वही आपको बात की कि इतने ढेरों महकमे हैं और कराची का केस बड़ा स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे कैंटोनमेंट भी है,
यहाँ पे आपका रेलवेज़ का सिस्टम भी है, बहुत सारे महकमे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से सूबाई हुकूमत, अब आप KMC को देख लें, अब तक KMC जो है सॉरी ये जितने आपका SBCA वगैरह हो गया KMC के साथ होता था, अब वो भी सूबाई के अंडर है। आपका लियारी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट, हॉक्स बे डेवलपमेंट, ये KMC के पास है। आपका आधा काम उनके पास है और आधा काम दूसरे महकमे के पास है। अब यही बात है कि कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, जो असल मसला है वो कोऑर्डिनेशन। हम एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं अभी, और वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो इस हवाले से बात करेंगे कि शहर क़ायद को आखिर किन किन मसाइल का सामना है और हंगामी तौर पे उन मसाइल को किस तरह हल किया जाना चाहिए और मतलब कहाँ कहाँ पे काम होने की ज़रूरत है। इस हवाले से हम ज़रा आपसे बात करेंगे। दोस्तों एक छोटा सा वक्फा है, छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत चाहिए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और बात कर रहे हैं हम आज कराची के मसाइल के ऊपर। हमारे साथ कैफे मौजूद है हमारी उफ़क़ बलोच साहिबा। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कराची के मसाइल की। बहुत सारे मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं उफ़क़ साहिबा कि इसकी मेन जो जड़ है वो क्या है? क्या इख्तियारात की जो मुंतकली है नीचे निचले तबके तक वो नहीं है, या कोऑर्डिनेशन का मसला है? जड़ क्या है इसकी? देखिए, कोऑर्डिनेशन के मसले का तो हमने जिक्र कर लिया जी। दूसरा जो बड़ा मसला है कि कराची के फ़ैसलों में कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी हम लोग, उनको शामिल नहीं किया जाता। मेयर के इलेक्शंस नहीं होते, मेयर सिलेक्ट किया जा रहा होता है। तो मेयर के इलेक्शंस करवाए जाएं और जो टैक्स और जो पैसा भी मेयर कमा के सूबाई और वफाक को दे रहे हुकूमतों को, वो कलेक्ट करके अपने पास रखे ताकि वो खर्च कर सके अपने शहर पे, और फिर ये इख्तियारात का रोना और मोहताजी ख़त्म हो। इस तरह से फिर लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, लोग सिलेक्ट करें अपना नुमाइंदा। और जो दूसरे मसाइल, जहाँ तक पानी की बात है, जो सड़कें हम डेली बेसिस पे हम आम आवाम की तरह जो फेस करते हैं, अब देखिए जो ठेकेदारी भी दी जा रही होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, इस तरह के सरकारी मुलाजमीन को जो है ऑन बोर्ड लिया जाता है। जो हम जानते हैं क्या मामलात हैं, कमीशंस कटा के सबके कट मिल जाते हैं और जो फिर नाकस मटेरियल के साथ हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है। उफ़क़ साहिबा, ये देखें कि अगर सड़कों के मसाइल की बात कर रही हैं तो पंजाब की मिसाल हमारे सामने है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ही अंडर है ना सारा, तो उन्होंने वहाँ पे काम किया, नज़र आता है। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सारी आपको नज़र आती है। निकासी के निज़ाम की बात करें, वो भी हमें बाहर किसी दूसरे मुल्क की मिसाल लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने ही मुल्क में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कुछ इलाके बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने डील किए, हैंडल किए। यहाँ पे इतने इश्यूज़ क्यों हैं आपकी नज़र में? वो कौन से मसाइल हैं जो जिनको इस वक्त शहर क़ायद जो है वो जिनको फेस कर रहा है, वो ख़ास मसाइल? क्योंकि हमारी नज़र में तो निकासी का एक मसला है बहुत बड़ा, नालों की सफाई वाला हमने वो शोर किया है, उसके ऊपर पूरा मीडिया शोर कर रहा था। बारिशें ख़त्म हुई, सब खामोश हो गए कि जैसे सारे मसाइल हल हो गए, ठीक है। लोड शेडिंग है, महंगाई है, वो महंगाई पूरे पाकिस्तान का मसला है, मगर वो जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं उनका ना आके चेक ना करना, और वो सारे सियासी तौर पे तो लड़ाइयाँ आपने खुद जिक्र कर दिया, कभी मेयर की, कभी CM की, कभी दूसरी। आपको कौन कौन से मसाइल नज़र आते हैं यहाँ पे कि जिनको फौरी तौर पे हल होना चाहिए? देखिए, फौरी तौर पे जो मैंने जिक्र किया सड़कों का भी, और जो हमारे डेली यूज़ में, अच्छा पानी निकासी आपका जो जिक्र हुआ, पीने का पानी भी, उसमें भी फिर माफियाज इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये सारा अब पानी किससे रिलेटेड है? वाटर बोर्ड से। वाटर बोर्ड किसके अंडर है? हमारी सूबाई हुकूमत के। तो जब स्टेक्स हम शामिल करेंगे, अब सूबाई, मैंने आपको जिक्र किया कि उनका स्टेक ही जब कराची में नहीं है, और मोनोपोली जो है ना किसी भी इदारे की, वो सारा सिस्टम ख़राब करती है। अब आप देखें, कंपटीशन होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ, बात काट रहा हूँ आपकी, वो सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों की हुकूमत है वो सारे कराची में ही तो रहते हैं, तो वो क्यों ऐसी जगह पर रहना चाहते हैं जिसको वो ठीक नहीं है, जो मसाइल में घिरी हुई है? देखें, बात वही है कि मसाइल में तो गिरी है, लेकिन वोट बैंक्स किधर हैं? सारे इंटीरियर में हैं। अच्छा, वफाक का तो हम जिक्र कर ही नहीं सकते, 18 अमेंडमेंट का जो मामला बीच में जी, जो सूबाई हुकूमत जी, लेकिन उसके अलावा जो सारे मामलात हम देखते हैं कि पानी की ख़राबी है, पानी नहीं मिल रहा, ये सिस्टम इतना रस्ट लग चुका है, इस पर इतनी दीमक लग चुकी है इस सिस्टम पे। फिर कराची की, जिस तरह आपने अभी कहा कि वो फिर कराची में रह क्यों रहे, रहना सबको है, ओनरशिप कराची की किसी को नहीं रही। तो पानी का मसला कब, यानी कि हम
इसकी उम्मीद रखें कि ज़िंदगी में कभी पानी का मसला हल हो सकता है या यहाँ कराची के आवाम को पीने का पानी मिल सकता है? देखिए ये मसाइल जो है ना, पानी बिजली, ये तब हल होंगे जब मोनोपोली ख़त्म की जाएगी। मोनोपोली कैसे ख़त्म की जाएगी? अब हम एग्जाम्पल लें, ज़्यादा दूर नहीं जाते, इस्तांबुल तक आप चले जाएं, वहाँ पे कराची जैसे शहर में इस्तांबुल जैसे 3 शहर फिट हो सकते हैं। इस्तांबुल तक में अगर बिजली की भी बात की जाए ना, वहाँ पे 12 कंपनीज हैं जो बिजली फराहम कर रही हैं। यहाँ इतने बड़े शहर में कराची में कौन है? केई है। और केई भी माजरत के साथ केई से पार्टीज पैसे लेती हैं, ये मैं बात बिल्कुल ऑन बोर्ड आपको कह रही हूँ, और इसलिए उसके ख़िलाफ़ ज़्यादातर इतना कुछ कार्रवाई नहीं की जा सकती। और क्योंकि आपके सामने हालात हैं, केसी की क्या कारकर्दगी रही है, बद से बदतर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी मोनोपोली है। फर्नेस ऑयल हो गया, गैस के मामलात हो गए, इस वजह से प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं हमारे पास। तो इसको प्लान करना, मतलब बेहतर तरीके से प्लान किया होता है इन लोगों के बारे में। लाइक ऑनरशिप वाली ही बात आ जाती है फिर, कि अगर किसी ने वाकई समझा होता कि ये हमारा अपना घर है और हमने इसके मसाइल को हल करना है, तो आज डील कुछ मुख्तलिफ होती है के इलेक्ट्रिक के साथ। खैर अभी ये आइंदा कुछ साल हमें और इसी सारे मामले को बर्दाश्त करना है इसी तरह ही, मगर उसके बाद की भी आगे मनसूबाबंदी, उस पर कोई हमें ऐसा यकीन नहीं है कि बाद में एक बेहतर फैसला कर देंगे। हो सकता है बाद में आपको इससे भी एक बुरे इदारे से आपका वास्ता पड़े। देखिए इसका हल बहुत आसान है, बड़ा सादा है अगर लोग करने पे आए। वही बात है कि स्ट्रक्चर हमारा जो है, स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से कोई चीज़ डिलीवर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही होती। स्ट्रक्चर नहीं है तो मास्टर प्लान नहीं बन रहा। मास्टर प्लान बनेगा तब जाके कराची के मसाइल। सही, एक वक्फा आ गया जी, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं उफ़क़ बलूच साहिबा जो कि एनालिस्ट हैं, और हम कराची के मसाइल के हवाले से इनसे आज बातचीत कर रहे हैं। उफ़क़ साहिबा, अगर हम कराची के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें उसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट भी दिखाई देता है। जहाँ पर पानी नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, निकासी का निज़ाम नहीं है, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मकानात बनाए गए हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, दुकानें बनाई गई हैं, और कुछ दुकानें और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स तो इलीगल हैं। तो कौन उनको इजाज़त देता है? किस तरह से वो बिल्डिंग्स बन जाती हैं? देखिए जहाँ तक हमने अभी वक्फे से पहले बात की स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर होगा तो फिर मास्टर प्लान बनेगा। अच्छा, उसके अलावा जहाँ तक बिल्डिंग्स की बात आती है तो SBCA के अंडर आता है ये मामला, और SBCA अंडर आता है। अब तक वो किसी और के अंडर था, KMC के अंडर था, अब वो मिल चुका है हमारी सूबाई हुकूमत को। तो ये तो फिर सवाल उनसे किया जाना चाहिए कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ पे नहीं बनने चाहिए थे, एयरपोर्ट के पास आबादी कभी नहीं होती, और उसका फिर हमने ड्रॉबैक देख लिया था कि क्या हादसा हुआ था। तो ये प्लानिंग के तहत तो चलना। देखें, ये इदारों को भी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम हुकूमत भी, चाहे वो सिर्फ हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, लोकल हो, कुछ नहीं कर सकते जब तक एक एक इंसान, एक एक इदारा अपनी ज़िम्मेदारी। अच्छा, फिर आगे चलते हैं कि कराची के जो बेसिक मसाइल हैं, सबसे बेसिक और सबसे बड़ा मसला जो कराची का मरदमशुमारी का। गुलजार साहब जो हैं जस्टिस, हमारे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा कि कराची की आबादी असल जो है वो 3.5 करोड़ है, और दिखाई गई है 1 करोड़ 60 लाख। तो देखिए, घर में 4 लोग हैं, आप एक का अगर खाना दे रहे हैं, राशन एक का आ रहा है, तो एलोकेशन मुनसिफाना तौर पे नहीं हो रही। उस हिसाब से फिर ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। तो सिंध की कुल आबादी की वजह से भी फ़र्क पड़ेगा ना। अगर सिंध की मतलब अगर 1.5 करोड़ है तो वो एक 20% आबादी बनेगी अगर मुश्किल से। अगर 3 करोड़ 3.5 करोड़ है तो 50% के करीब हम जा सकते हैं सिंध की कुल आबादी के। तो मेरा ख्याल है कि इस हिसाब से जो फंड्स हैं उनकी तकसीम भी मेरा ख्याल बेहतर हो सकती है अगर ये मरदमशुमारी का इशू हो जाए। मगर खैर, कराची के जो बेसिक इशू है उस पर आते हैं हम। K4 का मंसूबा जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, इस बारे में क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए, K4 का मंसूबा काफ़ी सालों से हम सुन रहे हैं,
कि प्रोसेस में है, पाइपलाइन में है, फिर अभी वो हमारी सिंध गवर्नमेंट के अंडर आ गया, उस पर हमें कोई प्रोग्रेस चलती हुई नज़र आ तो नहीं रही है। जो चीज़ इतने सालों से एग्जीक्यूट नहीं हुई, डिलीवर नहीं हुई, लेकिन उम्मीदें अच्छी हैं जब से ये कमेटी तश्कील हुई, जिसमें वफाक को भी स्टेक पे लिया गया, जिसमें सूबाई को भी स्टेक पे ऑन बोर्ड लिया गया। तो अगर अब मिलके काम हो रहा है तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि K4 को भी आगे, हालांकि होना चाहिए इस चीज़ को, देखते हैं। क्योंकि अगर इन मसाइल पे हमने ध्यान दे दिया और एक इस तरह की जो मैंने जिक्र किया कि मरबूत कमेटी तश्कील दे दी गई और मालियाती कमेटी, कमीशन, ये सारे मामलात अगर एक पेज पे आके देखे गए ना, 5 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। सर्कुलर रेलवे और जो लोकल ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, ये आपको बेहतर होता हुआ नज़र आता है आइंदा कुछ सालों में? देखें, कोशिशें जारी हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर कोशिशें तो कई दहाइयों से जारी हैं। यही कराची का रोना यही है कि जो शहर 65% दे रहा है पूरे पाकिस्तान को उसके ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि देखें जब वर्किंग क्लास जो है हमारी वो मुनसर करती है इसी पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जब वही चीज़ जो हमारे मुल्क को, हमारे शहर को चलाने वाले लोग हैं, जो रियल बैक स्टेज काम करने वाले हैं, वही जब अपनी जगह पे सही नहीं पहुंच रहे या अपनी वर्क प्लेस पे नहीं पहुंच पा रहे, तो फिर काम भी फिर किस तरह होगा? तो ट्रांसपोर्ट की यही अवाम आग भी तो लगा दिया करती थी गाड़ियों को। तो बताइए, भी नुकसान ये तो बड़ी आवाम का। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस स्टेटमेंट, लेकिन देखें आपने अपनी आवाम को किन टेंशन्स में लगा दिया। हाँ। घर में गैस नहीं आ रही है, आपको पानी नहीं मिल रहा, उसको कोई प्रोडक्टिव, देखें नज़रिए भी चलते हैं ना तो वो भरे पेट के साथ चलते हैं। जब आपने इतनी फ्रस्ट्रेशन अपनी आवाम में भर दी है कि उसको या तो नारे लगाने पे लगा दिया आपने या गाड़ियाँ जलाने पे लगा दिया, इतनी वायलेंस के बस इसी से हल है। क्योंकि सही तरीके से कानून साजी से आज तक हमें मिला क्या है? आप ये बता दें। जब तक इस मुल्क में जो कि बड़ी अफसोस से मुझे कहना पड़ता है और मेरी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी तक जाएं, लेकिन जब तक हम नारे नहीं लगाते, हम प्रोटेस्ट नहीं करते, हम गाड़ियाँ नहीं जलाते, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। अभी भी हमने देखा कि बारिश में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, DHA में हुए, हर जगह हुए, बाहर जाके, तो फिर कुछ जाके पानी जो है कुछ एरिया से DHA की सारी सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं। हाँ, लेकिन के साथ पानी चंद बहुत सड़कों के अलावा जो है वो खयाबान शमशीर पे अब तक काम चल रहा है, उसका तरक्याती काम सो कॉल्ड जो भी है वो, और अभी तक खाली प्लॉट्स में से पानी नहीं निकल सका। डिफेंस जैसे इलाके में बहुत से ऐसे प्लॉट्स खाली हैं, बेसमेंट्स लोगों के अभी तक भरी नहीं है। बिल्कुल। देखिए ये जो इलाका, ये तो सैडली फिर आता भी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट में भी नहीं आता और ये सूबाई गवर्नमेंट में भी नहीं आता। तो ये यही जो मैंने जिक्र किया कि फेडरल टेरिटरीज भी हैं, तो इन सबको एक पेज पे आना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा कराची तो है ही नहीं लोकल के अंडर। और इसी वजह से, इन्हीं मसाइल की वजह से मैं आपको बता दूं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस भी मुझे होते हुए नज़र नहीं आए, अभी अनकरीब बिल्कुल नज़र नहीं आए। लोगों की वजह से क्या मतलब? इन मसाइल की वजह से। मैंने लोग नहीं कहा, मैंने मसाइल कहा। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक कब्जा माफिया, ठीक है, ये एक बड़ा अजीब सा एक सब्जेक्ट है। इस पे आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आ सकती है? क्योंकि देखिए ये जो करप्ट लोग हैं, जब तक इनको कॉलर से पकड़ के बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती, और जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी हमारे इदारे बेहतर नहीं हो सकते। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनका विजन भी कुछ इसी किस्म का ही है, वो भी करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से कोई वाज़ेह काम करना चाहते हैं कि जो आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन फ़ायदा जो है वो दे सके। आपको लगता है कि करप्शन का खात्मा हो रहा है? थोड़ा सा भी 19-20 का ही फ़र्क पड़ चुका है, कोई रिश्वत कम हो गई है या कुछ लोग डरे हुए हैं करप्शन करने से? देखिए बात यह है कि एक वज़ीर-ए-आज़म या एक CM वो सिर्फ अपनी बात डिलीवर कर सकते हैं, वो इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन वो एक एक के घर पे जाके, एक एक के ऑफिस पे जाके नहीं कर सकते। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको वही कही कि जब तक हमारे अंदर जज्बा नहीं आएगा डिपार्टमेंट वाइज, तो ये करप्शन मेरे ख्याल से ख़त्म। मैं आपको रियलिस्टिक बात बताऊंगी, फॉल्स होप्स नहीं दूंगी, लेकिन करप्शन कम हो सकती है, लेकिन ख़त्म मेरे ख्याल से अभी कम हुई है। मुझे हाल ही में कम होती हुई नज़र तो आई है, बेहतरी अच्छा, आई है, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका भी विजन जो वो लेके आए हैं, उन्होंने हालांकि अपनी पार्टी के अंदर से ही उन्होंने जो शुरुआत की, तो ये कह सकते हैं कि हम एक स्टेपिंग स्टोन है। और खुशी होगी मुझे कि अगर ये चीज़ सूबाई लेवल पे भी आए, ट्रिकल डाउन हो के। ठीक है।
और हम कराची के हवाले से बात करें, करप्शन भी एक मसला है। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही होती, जैसे कि आपके फूड है, पानी है, बिजली है, तो भी बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं। आप सिक्योरिटी इश्यूज़ हो जाते हैं, आपकी जान माल महफूज नहीं रहती, लोग चोरी करने लगते हैं और स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक साइकिल है जो कि बेसिक चीज़ें ना पूरी होने की वजह से चलता रहता है। जी, तो मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगी कि देखें, अव्वल तो हमारे लोगों को हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। लीगल एड हमें अपनी औरतों को भी देनी है, लड़कियों को भी बताना है कि उनके राइट्स क्या हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, बच्चों की फ़ीसें, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब कुछ हुकूमत का काम होता है फराहम करना, जिसके लिए हम अभी रिश्वतें माजरत के साथ जो लोग दे रहे होते हैं अपने सिर्फ बेसिक से बेसिक ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। सिक्योरिटी, अब हर शहरी मजबूर हो गया है कि अपने साथ वो वेपन कैरी करे, लेकिन हर किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाता। लेकिन जो क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, उनके पास बगैर लाइसेंस के असला भी है। तो इसमें फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, मतलब उनका काम इन्वॉल्व होता है बेसिकली। तो उनको भी इस पे फिर काम करना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा फिर आवाम को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने हुकूक मांग सके। उसको पता हो हमारे आदमी को, हमारे लोगों को अपने हुकूक से ही दूर रखा हुआ है कि इसी में उलझा के रखो। ट्रैफिक है, पानी नहीं आ रहा, बच्चे रो रहे हैं, अस्पताल में कोई सहूलियात नहीं है, इनसे निकलेगा फिर वो हुकूक मांगने लग जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पे कोई भी एक सरकारी अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना सके कराची में, सिंध भर में बहुत। और तालीम का मेयार भी देख रहे हैं हम सरकारी स्कूलों में। तो कहते हैं ना, अगर आपकी कौम को तरक्की देनी है तो आप उनको तालीम दें। तो तालीम नहीं है तभी लोग इधर उधर। देखें, तालीम का मसला ये भी है कि चले हम कहते हैं इंटीरियर में भी, कराची में भी स्कूल्स बन जाते हैं, फिर वो घोस्ट स्कूल्स बन जाते हैं। अब बात ये कि आप टीचर्स को भी इंसेंटिव्स दें ना। अगर कोई स्कूल में आके आपके सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे तो उसको इतना इंसेंटिव हो कि वो दिल लगा के वहाँ पढ़ाए। ये ना हो कि कुछ अर्से बाद हमें जानवर बंधे हुए नज़र आ जाते हैं हर जगह। तो ये मसले मसाइल भी ना हो। आप बना तो देते हैं स्कूल्स, लेकिन उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इदारे हैं जो मतलब फलाही तौर पे काम कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें सरकार कोई जगह दे दे, हमें जगह दे दे ताकि हम उस पर अपना जो है ना वो सारा सिस्टम जो है रन कर सकें। मैंने चैरिटी स्कूल्स हैं बहुत सारे जिनके पास जगह नहीं, और सरकार के पास बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, जगह मौजूद है जहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं, पढ़ने वाले भी होंगे उस इलाके में, मगर वो कोई पढ़ाने वाला नहीं, तो पढ़ने वालों ने क्या करना वहाँ पे आगे। तो बड़े अजीब से मामलात हैं। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि कराची के मसाइल जो हैं, पूरे पाकिस्तान के मसाइल जो हैं, वो जल्द से जल्द हल हों। हुकूमत हमारी संजीदगी से काम करने की कोशिश कर रही है, अल्लाह करे कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो जाएं। और इस हवाले से बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि हमें अपने मसाइल का अंदाज़ा होना चाहिए। जब तक हम अपने मसाइल से वाकिफ़ नहीं होंगे, हम कभी उनके हल की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो आज हमने अपने जो कराची के मसाइल हैं उनके बारे में बात की। हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह चाहेगा तो जल्दी ये मसाइल भी हल भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच उफ़क़ साहिबा, आप तशरीफ़ लाएँ। एक अच्छी सुबह जो है वो गपशप रही। फ़हीम अब्बास को और ज़हरा रज़ा को आप इजाज़त दीजिए। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल के रोज़ फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।